जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। माइकल पोर्टर, फाइव फोर्सेस। अगर आपका दिल चाह रहा है कि आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करें, अक्सर होता है ना, लड़के चाय के ढाबे पे बैठे हुए होते हैं, ऐसे ही बातें हो रही होती हैं कि यार एक काम करते हैं, ये वाला बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अगर आपके दिमाग में भी ये आइडिया आ रहा है तो पहले आप रुकें और इस चीज़ को जो है ना समझ लें, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगी उस इंडस्ट्री को एनालाइज करने में कि वेदर इट इज़ अ फीजिबल आइडिया टू एंटर इन द मार्केट और नॉट। अब ये माइकल पोर्टर फाइव फोर्सेस है आपको। इज इट एडवाइजेबल टू एंटर द इंडस्ट्री? क्या आपको जो आप काम सोच रहे हैं अपने दोस्तों के साथ करने के लिए, क्या आपको उस इंडस्ट्री में जाना चाहिए? व्हाट आर द चैलेंजेस? चलें, अगर आपने कहा कि मैं उस इंडस्ट्री में जाऊंगा, मैं ये काम करके रहूंगा, तो क्या चैलेंजेस हैं जो आप फेस कर सकते हैं? ठीक है। व्हाट आर द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स? तो ये ना, क्या रिस्क है? जाहिर सी बात है, रिस्क लेंगे तो रिवॉर्ड भी मिलेगा। और कितना कंट्रोल कर सकते हैं आप ओवर प्राइसेस एंड प्रॉफिट्स को, क्योंकि गेम ही सारी प्रॉफिट एंड प्राइसेस की है। आपके पास कितनी पावर होगी, ये चीज आपको समझ में आएगी माइकल पोर्टर फाइव फोर्सेस के मॉडल में। कैसे? अब हम क्या करते हैं, हम किसी दो इंडस्ट्री को एनालाइज करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि यार ये किस तरह से अप्लाई होता है किसी भी इंडस्ट्री में। लेट्स जस्ट से दो इंडस्ट्रीज हैं, उसको उस पर हम माइकल पोर्टर वो करते हैं, लगाते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक है बर्गर। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि ये जो अक्सर खुले हुए होते हैं ना रोड वगैरह पे, बर्गर की शॉप वगैरह, बर्गर के ठेले वगैरह, बर्गर की कार्ट, एक वो इंडस्ट्री ले लेते हैं, एक वो बिजनेस ले लेते हैं, और एक फार्मा का बिजनेस ले लेते हैं जो मेडिसिन वगैरह बनाती हैं, उसको बेचती है, उसका बिजनेस ले लेते हैं। तो हम बारी बारी देखते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले पहला सेगमेंट अब उठाते हैं, कंपटीशन राइवली। मतलब जिस इंडस्ट्री में आप जाना चाह रहे हैं उसमें कंपटीशन कैसा है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत लाइट है, या क्या है? और इसको एक और तरीके से भी हम समझेंगे, थ्रेट, सॉरी, बैरियर टू एंट्री। इसको मैंने एक ही में कर दिया ताकि समझाना आसान हो। सही है ना? पहले मैंने क्या बोला कि जिस इंडस्ट्री में आप जाना चाह रहे हैं वहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, या फिर जिस इंडस्ट्री में आप जाना चाह रहे हैं वहां पे बैरियर टू एंट्री, इसका मतलब है उसको स्टार्ट करना आसान है या मुश्किल है, ये देखना है आपको। जैसे लेट्स टॉक अबाउट बर्गर और फार्मा इंडस्ट्री। सही है ना? अब अगर एक आप बर्गर की शॉप खोल रहे हैं, बर्गर की कार्ट ले रहे हैं या बर्गर का ठेला कर रहे हैं, लेट्स पहले उसको एनालाइज करेंगे और उसके बाद हम फार्मा को एनालाइज करेंगे। जैसे बर्गर की जो ठेला है, जो कार्ट है, वो खोलना क्या है, आसान है। क्या वो रातों रात स्टार्ट हो सकती है? जी हाँ सर, वो रातों रात स्टार्ट हो सकती है। क्या फार्मा इंडस्ट्री रातों रात स्टार्ट हो सकती है? जी नहीं। फार्मा इंडस्ट्री को स्टार्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एक तो करोड़ों रुपए तो सिर्फ आपको उसका प्लांट और उसके पूरा सेटअप करने में लगेगा, पहली चीज देख लीजिएगा। दूसरा, इसको स्टार्ट करने में पैसा कम लगेगा ज्यादा लगेगा? कार्ड को स्टार्ट करना है, आपको पता है कुछ हजारों में ही आप एक बर्गर की कार्ड जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठेला स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगेगा इसको स्टार्ट करने में। ठीक है भाई। लाइसेंस चाहिए होगा इसमें? जी नहीं, कोई लाइसेंस, कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे यहाँ पाकिस्तान में। अगर आपको कोई भी क्या नाम है, खाने का कोई कार्ड स्टार्ट करनी है तो उसका कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यहां पे अच्छी खासी, मतलब सबसे स्ट्रांग मैं कहूंगा जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है फार्मा इंडस्ट्री के लिए होती है। ठीक है ना? अब जाहिर सी बात है भाई, इन तीन चीजों को अगर आप देखोगे तो इससे आपको पता चलेगा कि कंपटीशन, लेवल ऑफ कंपटीशन कैसा है, कंपेटिटर ज्यादा है या कम है। जाहिर सी बात है, जब कंपेटिटर ज्यादा होंगे तो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए प्राइसेस कम होंगी, प्राइस वॉर्स होंगी, स्टैंड आउट करने के लिए अपने आप की यूएसपी डेवलप करनी पड़ेगी, कंटिन्यूसली इनोवेट करना पड़ेगा, बहुत मसले आ जाएंगे। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसको स्टार्ट करना आसान है, जिसमें पैसा कम लगता है और जिसमें कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका मतलब है कोई भी मुंह उठा के वो बिजनेस कर सकता है। अगर आप एक किसी ऐसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं जहां पे कोई भी बंदा वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, तो मैं आपको एक खुशखबरी दे देता हूं कि आपके बहुत ज्यादा कंपेटिटर्स होंगे, बहुत कंपेटिटिव एनवायरनमेंट होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को स्टैंड आउट करने के लिए। ठीक है। लेकिन अगर आप एक ऐसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं जिसको स्टार्ट करना बहुत डिफिकल्ट है,
जिसमें बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, जिसमें बहुत ज्यादा लीगल रिक्वायरमेंट चाहिए। इसका मतलब है कंपटीशन और कंपैरेटिव एनवायरनमेंट वहां का डिफरेंट होगा, बहुत कम कंपेटिटर्स होंगे। पाकिस्तान में भी देख लें फार्मा इंडस्ट्री कितनी कम है, ठीक है। अब आप ये देखें एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम्स, अगर तो एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम बहुत ज्यादा है, मैं फिर मैकडोनल्ड्स अभी केएफसी की बात फिलहाल अभी नहीं कर रहा, मैं अभी कार्ट की बात कर रहा हूं जो ठेले वाले लगे हुए होते हैं, सही है ना, उसमें कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम नहीं है भाई, हर वही जो ठेले वाला अंडा वाला बर्गर होता है वो सब तकरीबन सेम ही होता है, ठीक है ना। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बहुत सारे बिजनेस एंटर हो सकते हैं, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग है, जैसे फार्मा इंडस्ट्री हम सबको पता है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग उसकी ब्रांड वैल्यू होती है जो एग्जिस्टिंग होती है, उस पर ट्रस्ट लोगों का बहुत ज्यादा होता है। कोई नया बंदा अगर कोई फार्मा कोई मेडिसिन जैसी चीज में जाएगा तो भाई उसको अपनी रेपुटेशन बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो आपने देखा होगा जो एग्जिस्टिंग फार्मा कंपनीज है वो सालों से वही चलती भी आ रही है, ठीक है ना। तो अगर एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम बहुत कोई स्ट्रॉन्ग है जिस मार्केट में आप जाना चाह रहे हैं, तो फिर आपको वहां पे जगह बनाने में बहुत मुश्किल होगी। इसका मतलब है बैरियर टू एंट्री ज्यादा होगा, हर कोई बंदा वहां नहीं आएगा, हर कोई बंदा मोबाइल की मार्केट में नहीं जाएगा। सर क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है उनकी ब्रांड नेम इतने स्ट्रांग है कि वो बहुत मुश्किल होगा कि वो आपके ब्रांड पे स्विच करें। बात समझे, एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, ओप्पो हो गया, जो भी हो गया, वो इतना अपनी जगह बना चुके हैं ना कि बहुत मुश्किल है किसी और इंडस्ट्री में आके वो काम, मतलब कोई बंदा अपनी जगह बनाए। अब नेक्स्ट है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। दुनिया में जो भी इंडस्ट्री होगी ना उसका कोई ना कोई सप्लायर होगा। अब एक चीज आपको देखनी है, सप्लायर क्या चाहेगा? सप्लायर चाहेगा ज्यादा पैसे चार्ज करे और कम क्वालिटी की चीज दे तक, क्योंकि उसका प्रॉफिट तभी ज्यादा होगा। और हम लोग क्या चाहेंगे? प्राइसेस कम हो और क्वालिटी अच्छी से अच्छी हो, क्योंकि फिर हम लोग जो है वो ज्यादा प्राइसेस चार्ज करके ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब किसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी वो ये चीज डिटरमाइन करेगी, ये वाली स्लाइड डिटरमाइन करेगी, ठीक है ना। देखो भाई, अगर सप्लायर की बार्गेनिंग प्राइस हाई है, मतलब सप्लायर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो वो फ्यूचर में आराम से प्राइस इंक्रीज कर सकता है और आप कुछ भी नहीं करोगे। और द मोमेंट सप्लायर ने अपनी प्राइस बढ़ाई, आपको बहुत ज्यादा इंप्लीकेशन कॉन्सिक्वेंसेस उसके फेस करने पड़ जाएंगे, सही है ना। अगर तो सप्लायर की पावर लो है तो वो प्राइस नहीं बढ़ाएगा। अब आप जिस इंडस्ट्री में जा रहे हैं उसकी पहले बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर को आप एनालाइज कर लें। जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूं बर्गर्स की। बर्गर्स के देखो, दुनिया में जो भी फील्ड है ना उसके सप्लायर तो होंगे। अब मैंने कार्ट लगाई है, ठेला लगाया है, तो जाहिर सी बात है बर्गर्स के सप्लायर्स में कौन कौन आएगा? जो चिप्स प्रोवाइड कर रहा है, जो ब्रेड है, जो पोटैटो प्रोवाइड कर रहा है, सही ना, जो मायो आई थिंक प्रोवाइड कर रहा है, जो केचप प्रोवाइड कर रहा है। अब मुझे एक बात बताएं, इसके बेतहाशा सप्लायर है जी सर, कोई भी मिल जाएगा आपको। बात समझ में आई? इसको मार्केट में ढूंढना आसान है जी सर, बहुत आराम से मिल जाएंगे आपको। अगर कोई एक सप्लायर प्राइस को बढ़ाता है तो मैं आराम से छोड़ के दूसरे के पास चला जाऊंगा? जी हां, मैं चला जाऊंगा। तो इसका मतलब है बर्गर के केस में लेस बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। इसका मतलब है सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर कम है और मेरे पास जो कि बर्गर खोल रहा हूं उसके पास बार्गेनिंग पावर ज्यादा है। क्योंकि पहली बात है, जो बर्गर को तैयार करने में जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं वो मार्केट में बहुत अवेलेबल है इजिली, और उसके बेतहाशा सप्लायर है। So in case if my supplier he increases the prices, so it will be very easier for me to leave that supplier and search for another new supplier. बात समझ में आती है? हाँ, however, अगर कोई यूनिक मटेरियल है, सही है ना, कोई ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसके सप्लायर बहुत कम है, मैं एक ऐसा बर्गर बना रहा हूं जो पता नहीं ऑर्गेनिक है, फला है, ढिमकाना है, जो भी चीजें उसमें आती हैं, अगर तो भाई अगर वो एक यूनिक इंग्रेडिएंट उसके पास है, अब सप्लायर की पावर जो है वो ज्यादा हो जाएगी। ये बात समझ में आई? या अगर उसके पास बहुत अच्छी क्वालिटी के मटेरियल्स हैं, और आपको पता है अच्छी क्वालिटी में मार्केट में हमेशा कमी लोग होते हैं, हमेशा याद रखिएगा क्वालिटी की चीजें कमी होंगी। आप बहुत सारे शूज ले लेंगे लेकिन नाइकी आपको अलग समझ में आ जाएगा। क्लियर हुई बात? तो अगर तो वो जो मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है और उस वैसे ऐसे आराम से आपको सप्लायर नहीं मिलते, तो यहां पर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर हाई होगी। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल देखें, बर्गर की केस में देखें, तो बर्गर की को बनाने में जो भी सप्लायर्स की जरूरत होती है वो मार्केट में अवेलेबल हैं,
बहुत सारे सप्लायर अवेलेबल है, तो यहां पर इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो हमारी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग होगी। इसका मतलब है इस इंडस्ट्री में जब मैं जा रहा हूं तो मुझे पता है कि इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं वो मार्केट में बहुत ज्यादा आराम से अवेलेबल है, तो अगर सप्लायर प्राइस बढ़ाएगा मैं उसको फौरन छोड़ दूंगा। तो ये बात सप्लायर को भी पता होती है, इसीलिए वो ज्यादा प्राइस नहीं बढ़ाते। ठीक है, बात समझ में आती है। अब अगर इसी चीज को मैं फार्मा इंडस्ट्री में देखूंगा, देखो मेडिसिन जो है ना, इसके जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो बहुत मुश्किलों से मिलते हैं। बहुत सारी जो फार्मा इंडस्ट्रीज होती हैं वो जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो खुद नहीं बना रही होती हैं, वो कोई और कंपनीज, मेडिकल लैब्स वगैरह, वो मेडिकल लैब भी गवर्नमेंट से अप्रूव होती है, वो बना रही होती हैं। इसका मतलब क्या है, अगर मैं फार्मा इंडस्ट्री में हूं तो मेरे जो सप्लायर्स हैं, जो इंग्रेडिएंट्स मेडिसिन को बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, भाई वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ये बात याद रखिएगा, वो बहुत कम इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, कम लेबोरेटरीज ऐसी हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव है और आप सिर्फ वहीं से खरीद सकते हैं। इसका मतलब है इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर हाई है। कौन से केसेस में? फार्मा के केसेस में। और पेटेंट होता है, आपने देखा पेनाडोल को बनाने का जो फॉर्मूला है वो पेटेंट है। इसका मतलब है आपको क्या नहीं लगता कि कोई और कंपनीज नहीं बना सकती? नहीं, हम तो बचपन से वही खा रहे हैं। जहां पर इस तरह की चीजें पेटेंट हो जाती हैं वहां पे सप्लायर की बार्गेनिंग पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है। आप देखिए बिल गेट्स ने सिर्फ पेटेंट कराया था सॉफ्टवेयर के, इसको इसको कोई और नहीं कर सकता, दुनिया का रिचेस्ट बंदा बन गया वो। तो अगर तो आप एक ऐसी फील्ड में जा रहे हैं जहां से आप मटेरियल लेते हैं और वो मटेरियल बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होता, सही ना, उस पर पेटेंट हुआ हुआ है, कोई और उस जैसा मटेरियल नहीं बना सकता, अगर वो अप्रूव हुआ है, तो इसका मतलब है सप्लायर की बार्गेनिंग पावर फार्मा इंडस्ट्री में हाई है। और अगर सप्लायर की पावर हाई है तो सप्लायर फ्यूचर में आराम से प्राइस बढ़ा सकता है, आप कुछ नहीं करोगे क्योंकि आपके पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है ही नहीं। क्लियर हुई बात? अब देखो इसको एक और चाहता हूं, पहले तो स्विचिंग कॉस्ट समझ लें। स्विचिंग कॉस्ट क्या होता है कि एक सप्लायर से दूसरी सप्लायर पे जाने की जो टाइम, एफर्ट और रिस्क और कॉस्ट इन्वॉल्व होती है उसको हम कहते हैं स्विचिंग कॉस्ट। सिर्फ नॉट ओनली कॉस्ट, टाइम, एफर्ट, रिस्क और कॉस्ट, एक से दूसरे सप्लायर पर जाने के लिए जो भी लगती है उसे कहते हैं स्विचिंग कॉस्ट। अब बर्गर में ये स्विचिंग कॉस्ट बहुत लो है। इज दैट राइट? मैंने कहा जो सप्लायर से उसे प्राइस बढ़ाई, मैंने कहा यार आज से नहीं आना, मैं कल से दूसरे शबीर भाई से ले रहा हूं, कोई भी शबीर भाई है जो हमारे इलाके में, मैं उनसे ले लूंगा। कोई स्विचिंग कॉस्ट, यानी कि ना मुझे टेंशन हुई, ना मुझे एफर्ट्स लगे, ना कोई रिस्क है। वो 50 दुकानों को और सप्लाई करते हैं, वो मुझे भी सप्लाई करते हैं, कोई मसला नहीं है। तो स्विचिंग कॉस्ट क्या हो गई? बहुत ज्यादा लो हो गई। बट फार्मा में भाई, फार्मा में आप जरा देखें, अगर आप अपनी मेडिसिन बनाने के लिए एक खास कंपनी से इंग्रेडिएंट्स लेते हैं, पहली बात वो एफडीए, अमेरिका का ही एफडीए अप्रूव होनी चाहिए मेडिसिन, सही है ना। और अगर आप किसी नई कंपनी के पास जा रहे हैं, उनका आपको सबमिट करना पड़ेगा पेपर वर्क, फिर वो क्वालिटी टेस्ट होंगे, वेट फॉर अप्रूवल, मंथ्स और ईयर भी लग जाते हैं कुछ केमिकल्स को, कुछ मेडिसिन को अप्रूव होने में। और डिले मीन्स मतलब लॉस सेल्स। मतलब जाहिर सी बात है अगर फार्मा कंपनी अपना सप्लायर चेंज कर रही है तो उसका इतना बड़ा प्रोटोकॉल है ना, बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है। एक तो जाहिर सी बात है इतनी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है इंटरनेशनल मार्केट में मेडिसिन को बनाने के लिए कि वो भाई आपको पहले सब चीजें अप्रूव करानी पड़ती हैं कि भाई मेरा ये सप्लायर है, मुझे ये मटेरियल दे रहा है, ये इसमें ये चीज डलेगी, ये चीज नहीं डलेगी, ये सारी चीजें इसमें लगती हैं। तो इसका मतलब है अगर मैं फार्मा इंडस्ट्री में जा रहा हूं तो मुझे पता है कि भाई यहां पे अगर सप्लायर को चेंज करना बहुत मुश्किल काम है और उसमें बहुत बड़ा प्रोसेस है। बात समझ में आती है भाई? अब हम आ जाते हैं कस्टमर्स पे, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर। अब जाहिर सी बात है, देखो कस्टमर क्या चाहेगा? अच्छी से अच्छी चीज कम से कम प्राइस में। और हम क्या चाहेंगे? कम से कम प्राइस, नॉर्मल क्वालिटी, ज्यादा से ज्यादा प्राइस। अब किसकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग होगी वो हम यहां देखेंगे। अगर कस्टमर की बार्गेनिंग पावर कम कब होगी, मतलब कस्टमर की पावर इतनी नहीं है, जो मैं चाहूंगा वो होगा, वो कब होगी? जब कस्टमर बहुत ज्यादा है और सप्लायर बहुत कम है। अगर मार्केट में कस्टमर बहुत ज्यादा है और सप्लायर बहुत कम है तो सप्लायर यानी कि बिजनेस की बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी, कस्टमर की बार्गेनिंग पावर कम होगी, वाइस वर्सा। जैसे यहां पर आप लिख लें फार्मा, फार्मा इंडस्ट्रियल्स कंपनी, और यहां पे आप लिखें बर्गर, ये बर्गर की इंडस्ट्री है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जो फार्मा इंडस्ट्रीज हैं, पहली बात है वो कितनी लिमिटेड है,
सही है ना, 3-4 आप पाकिस्तान में तो 3-4 गिन लेंगे, एबर्ट हो गई वगैरह। और कस्टमर्स कितने ज्यादा है, बहुत ज्यादा कस्टमर है और बहुत कम सप्लायर है। इसका मतलब है कस्टमर की बार्गेनिंग पावर कम होगी और फार्मा इंडस्ट्री की बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी। अगर वो किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा भी देंगे, कस्टमर के पास कोई और चॉइस नहीं होगा सिर्फ उन्हीं से लेने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसी मेडिसिन हैं वो सिर्फ वही फार्मा इंडस्ट्री बनाती हैं, उसके अलावा वो कोई और उसके पास पेटेंट मौजूद नहीं है, वो सिर्फ वही बना सकते हैं। तो इसका मतलब है कस्टमर की बार्गेनिंग पावर कम हो गई और बिजनेस की बार्गेनिंग पावर ज्यादा हो गई, जो बिजनेस के लिए फेवरेबल है, बिजनेस के एनवायरमेंट के लिए फेवरेबल है। जाहिर सी बात है, जब वो प्राइस फ्यूचर में ज्यादा कर सकते हैं, उनको पता है कि हमारे अलावा ये कोई और चीज नहीं बनाता, तो यहां पर कस्टमर की बार्गेनिंग पावर कम है और बिजनेस की बार्गेनिंग पावर क्या है, ज्यादा है। जैसे आपने देखा होगा, वेरी फ्यू फार्मा कंपनीज होती हैं, बहुत कम कंपनीज हैं जो एयरलाइंस की हैं, आप गिनती में गिन सकते हैं कितनी पाकिस्तान में एयरलाइंस चल रही है। तो अगर कस्टमर ज्यादा हैं और एयरलाइंस कम है, कस्टमर ज्यादा हैं बिजनेसेस कम है, तो उस इंडस्ट्री के बिजनेस की बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी। इसका मतलब है वो फ्यूचर में प्राइस बढ़ा सकते हैं, उनको एज सच कोई थ्रेट नहीं है। लेकिन अब बर्गर्स की बात करें, यहां पर बर्गर पे कस्टमर की बार्गेनिंग पावर ज्यादा है, गलत लिख दिया, क्योंकि एक तो कस्टमर बहुत ज्यादा है और सप्लायर भी बहुत ज्यादा है। ये बात आपको समझ में आई क्या? ये जो बर्गर वाली जो ठेला है, जो कार्ट है, इसके बेतहाशा सप्लायर है और इसमें कोई एज सच डिफ्रेंशिएटेड बात भी नहीं है। अब यहां पर क्या होगा, कस्टमर की बार्गेनिंग पावर ज्यादा है, सही ना, कस्टमर कम पैसे देगा और अच्छी क्वालिटी की चीज देगा। यहां पर आप ज्यादा प्राइस नहीं चार्ज कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा सप्लायर मौजूद हैं। अगर आप जैनब मार्केट कराची की बात करें, तो जैनब मार्केट आप जाएंगे, वहां पे सब दुकानों पे कम और बेश सेम ही कपड़े लटके हुए होते हैं, ऐसा ही है बेटा। तो यहां पर कस्टमर की बार्गेनिंग पावर क्या होती है, ज्यादा होती है, वो निगोशिएट कराएगा। तो ये आप नाइकी में जाके क्यों निगोशिएट नहीं कराते, मुझे ये बताएं। क्योंकि नाइकी की ब्रांड नेम इतना जबरदस्त स्टैब्लिश्ड है, तो जितना ब्रांड नेम स्टैब्लिश्ड होगा उतनी बार्गेनिंग पावर कंपनी के पास होगी। लेकिन अगर आप, बहुत सारी ऐसी दुकानें होती हैं, शॉप मार्केट होती है, जहां पे एक ही जैसे प्रोडक्ट मिल रहे होते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट मिल रहे होते हैं, वहां पर क्या होता है, कस्टमर की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। तो अब आप जिस इंडस्ट्री में जा रहे हैं, आप उसको इस तरह से भी देखें कि उसके अगर बहुत ज्यादा सप्लायर है, तो बार्गेनिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, कस्टमर की ज्यादा होगी। ठीक है ना, जब सेम ही सप्लायर मौजूद हैं, एक ही चीज के बिजनेस एक ही चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, या तो आप कोई यूनिक कर लें, डिफरेंशिएटेड करते हैं, जैसे नाइकी हो गया, जैसे एडिडास हो गया, जैसे एप्पल हो गया, जैसे मर्सिडीज हो गई, टेस्ला हो गया, तो ऐसी यूनिक ब्रांड नेम। लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूं, इतना ब्रांड नेम बनाने में आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा। अब जो है इस पे, इसकी भी स्विचिंग कॉस्ट देख लेते हैं हम लोग। कस्टमर, इंडिविजुअल कस्टमर की अब हम बात करेंगे, सही ना। अब उसकी स्विचिंग कॉस्ट, वही वाली बात है, टाइम, कॉस्ट, डिफिकल्टी कितनी लगती है एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर पे जाने के लिए। जितनी ज्यादा डिफिकल्टी होगी, उतनी ज्यादा कस्टमर की बार्गेनिंग पावर कम होगी। ऐसी बात है यार, आपको पता है, अगर मैं इस सप्लायर से ले रहा दूसरे ले रहा हूं, तो उसमें इतना ज्यादा टेंशन है, टाइम इन्वॉल्व है, वर्क इन्वॉल्व है, तो कस्टमर चेंज नहीं करेगा। जैसे बर्गर की बात करते हैं, लेकिन बर्गर के मोर कस्टमर पावर, जैसे अगर कार्ट मेरी है, बर्गर का ठेला है, तो यहां पर कस्टमर के पास ज्यादा पावर है, क्योंकि वो डेली एक शॉप से एक बर्गर खरीदता है। जैसे यहाँ पे मैंने मैकडोनल्ड्स लिखा हुआ है, अब मैकडोनल्ड्स की अगर हम बात करें, वो डेली जो है वो मैकडोनल्ड्स से बर्गर खरीदता है। मैकडोनल्ड्स ने प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ा दी, वो दूसरी जगह पे चला गया, दूसरी बर्गर की शॉप पे चला गया। क्या उसको ये करने के लिए कोई अप्रूवल लेने की जरूरत है? क्या उसको कोई टेंशन है? क्योंकि ये सब शॉप्स, सब रेस्टोरेंट वगैरह आपने सामने ही होते हैं। अगर आप कार्ट की बात करें, तो भाई मेरे पास मेरा ठेला है, तो भाई उसमें मैंने प्राइसेस बढ़ा दी, उसने बहुत ही आराम से, क्योंकि हर मार्केट में इतनी सारी कार्ट्स होती हैं कि वो यहां से छोड़ के वहां चला गया, ना ही उसको कोई टेंशन हुई, ना ही उसकी कॉस्ट ऊपर नीचे हुई, ना ही उसको किसी को अप्रूवल लेना है। बात समझ में आई? लेकिन अगर आप फार्मा इंडस्ट्री की बात करते हैं, फार्मा इंडस्ट्री की बात करते हैं और वहां की इंडिविजुअल कस्टमर की बात करते हैं, तो यहां पे लेस कस्टमर पावर है, क्योंकि कस्टमर इतने आराम से अपनी मेडिसिन चेंज नहीं कर सकता। उसको देखो, पहली बड़ी बात है, अगर आप कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो बंदा हर दिन खाता है, जिसमें एक होती है हाई ब्लड प्रेशर, अब भाई आप इस तरीके से हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन बगैर डॉक्टर को से कंसल्ट किए, अगर एक बंदा चेंज करना चाह रहा है, पहले उसको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा, पहली चीज। ठीक है ना, ये एक टाइम लगेगा, इसमें इसमें कॉस्ट लगेगी, कॉम्प्लेक्सिटी आ गया, भाई यार डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लो, वहां जा रहे हैं, ठीक है।
नीड डॉक्टर अप्रूवर, फिर हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है। हो सकता है पिछली वाली मेडिसिन से आप बड़े आराम से आपकी बॉडी उसमें एडजस्ट हो गई होगी, नई लेने जाएंगे तो हो सकता है बॉडी को एडजस्ट होने में टाइम लगे। कुछ ऐसी मेडिसिन होती है ना जो बंदा रोजाना खाता है। अब देखो यहां पर स्विच करना बहुत मुश्किल है, यहां पे स्विच करना बहुत आसान है। जहां कस्टमर आराम से स्विच कर सकता है, इसका मतलब है कस्टमर के हाथ में पावर आ गई। सही है ना? अब तुम्हारे हाथ में पावर नहीं है, अब तुम्हारा बिजनेस ज्यादा प्राइसेस को बढ़ा नहीं सकता। तुम अगर आज कोलाची जा रहे हो, कल कबाबजी चले जाओ, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन मेडिसिन को जो रेगुलर खाता है बंदा, रेगुलर की बात कर रहा हूं मैं, उसको आप इतने आराम से चेंज नहीं कर सकते। अब आप देखेंगे थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं? ऑल्टरनेटिव जो ऑप्शंस आपके पास होते हैं। अब बर्गर की बात करते हैं, सब्स्टिट्यूट। बर्गर का सब्स्टिट्यूट देखिए भाई, पिज्जा, पास्ता, बिरयानी, रोल वगैरह मौजूद है। सही है ना? जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होंगे, इसका मतलब है आप ज्यादा प्राइसेस को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट ऑप्शन की तरफ चला जाएगा। ठीक है ना? फार्मा की बात करते हैं। फार्मा इंडस्ट्री के सब्स्टिट्यूट्स क्या है? होम्योपैथिक, हर्बल, सही ना, ऑर्गेनिक, इस तरह से। लेकिन लोग ज्यादा इस पे, जो फार्मा इंडस्ट्री होती है ना, उस पे बिलीव करते हैं। देखिए मैं और आप, अगर हम अपनी बात करें, हम में से होम्योपैथिक कितने लोग जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग फार्मा की तरफ जाते हैं। जो नॉर्मल जो मेडिसिन चल रही है, नॉर्मल जो ऑपरेशन चल रहे हैं, उसकी तरफ जाते हैं। इसका रीजन क्यों होता है? क्योंकि भाई साइंटिफिक एविडेंस होता है। फार्मा इंडस्ट्री जो हम मेडिसिन वगैरह, पैनाडोल जो भी खाते हैं, कैल्पॉल वगैरह, पहली बात है साइंटिफिक एविडेंस है, हम बहुत दफा उसको कंज्यूम कर चुके हैं, हमें अच्छा रिजल्ट मिला है। और प्लस इन जो मेडिसिन हैं उनको अप्रूव होने में अच्छा खासा टाइम लगता है, उसके पीछे अच्छी खासी रिसर्च होती है। जबकि होम्योपैथिक और हर्बल में वैसी नहीं होती है, उसमें भी होती होगी लेकिन वैसी चीज अभी नहीं है। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट जो है, हम में से अगर आप देखें ना, 100 लोगों की हम बात कर लें, जितने बच्चे सुन रहे हैं, आप में से पैनाडोल कितना लेते हैं और हर्बल कितनी चीजें आप लोग अप्लाई करते हैं, बस ये देख लें आप। अगर आप बोलते नहीं यार हम तो सर दर्द होता है, हम हर्बल तो नहीं, हम तो पैनाडोल वगैरह लेते हैं, इसका मतलब है हो गया कि आप, इनका जो सब्स्टिट्यूट है वो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो जहां सब्स्टिट्यूट्स कम है या सब्स्टिट्यूट्स के ऑप्शंस कम है या कस्टमर सब्स्टिट्यूट्स को प्रेफर नहीं करते, वहां पर आपकी पावर ज्यादा है। इसका मतलब है आप प्राइस चार्ज करते हैं, हाई प्राइस चार्ज करते हैं, आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। सही है ना? लेकिन अब बर्गर के सब्स्टिट्यूट्स कितने ज्यादा हैं, खाने के सब्स्टिट्यूट्स कितने ज्यादा हैं। बर्गर है तो फ्राइज है, बर्गर है, पिज्जा है, पास्ता है, बिरयानी है, रोल है, ये सब उसके ऑप्शंस हैं। तो जब आप ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं तो लोग चले आते हैं ऑल्टरनेटिव ऑप्शन की तरफ। अगर आप फॉर एग्जाम्पल जिसे कहते हैं, अगर बाहर के मुल्कों में आप देखें, तो अगर उबर करीम की प्राइसेस ज्यादा होगी तो लोग ऑप्शन चूज करेंगे बसेस वगैरह का, वो भी बहुत अच्छी चल रही होती है। अब जरा देखो, अब अगर ए लेवल्स कॉलेज, देखो तुम सब लोग ए लेवल्स कॉलेज में हो, तो तुम इस चीज को ज्यादा एनालिसिस कर सकते हो, ज्यादा अच्छा तुम्हें और एक एग्जाम्पल के तो समझ में आएगा कि या तो तुम ए लेवल्स कॉलेज खोलना चाह रहे हो या तुम ए लेवल्स की मार्केट को एनालिसिस करना चाह रहे हो एज पर माइकल पोर्टर। अब मुझे बताओ, क्या ए लेवल कॉलेज स्टार्ट करना आसान है? जी नहीं, कोई आसान नहीं है। क्या उसमें पैसा कम लगता है, ज्यादा लगता है? बहुत ज्यादा लगता है पैसा। लाइसेंस लीगल है? देखो लीगल तो इस तरह से कहते हैं ना कि ए लेवल्स का जो वो होता है ना, जो आपका सीआई का नंबर आता है ब्रिटिश काउंसिल से, वो सबको ही मिल गया। अब आप देखो ना, कराची में आप देखें, कोई निक्सर है, सीडर है, अल्फा है, लाइसियम है, कराची ग्रामर है, नए कॉलेज जितने भी आ रहे हैं उनको भी मिल ही जाता है। ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। यहां पे कंपेटिटर्स ज्यादा है या कंपेटिटर्स कम है? इस स्टैब्लिश मार्केट में अभी कंपेटिटर्स हैं। ठीक है ना? मतलब इतने हैं कि अच्छा कंपटीशन है। एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम, अब जरा देख लो भाई, जितने ज्यादा एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम होंगे, जितने ज्यादा एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम पावरफुल होंगे, उतने कम लोग आएंगे। देखो, तो देखो ना, जितने हैं आप देखें, कराची ग्रामर देख लें, निक्सर देख लें, सीडर देख लें, ये सारे जितने ज्यादा एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम स्ट्रांग होंगे, नए कॉलेजेस के आने के चांसेस कम होंगे। ऐसा क्यों है सर? क्योंकि ये कॉलेजेस ने ट्रस्ट डेवलप किया है, बहुत ज्यादा टाइम लगाया है, बच्चा इनको जानता है। अब नए कॉलेज का ट्रस्ट डेवलप करना अच्छा खासा क्या होगा, मुश्किल होगा। तो इससे आपको कुछ ना कुछ एक आइडिया हो जाएगा उस एनवायरनमेंट के बारे में। ठीक है ना? अब सप्लायर की बात करते हैं। कॉलेजेस में सप्लायर कौन होते हैं? मेनली टीचर्स होते हैं। इसका मतलब है वेरी फ्यू क्वालिटी टीचर। डू यू एग्री विद दिस? हर सब्जेक्ट के बहुत जो क्वालिटी टीचर है वो बहुत कम होते हैं।
इसका मतलब है अगर क्वालिटी टीचर बहुत ज्यादा कम हो गए तो बार्गेनिंग पावर किसकी ज्यादा हो गई? टीचर्स की ज्यादा पावर हो गई। ये बात आपको समझ में आई? जाहिर सी बात है, कम टीचर है, हर बंदा चाहेगा, हर कॉलेज चाहेगा कि वो टीचर उसके पास आगे पढ़ाते, टीचर के पास लिमिटेड टाइम है। तो इसका मतलब है कॉलेज की बार्गेनिंग पावर कम होती जा रही है और टीचर की बार्गेनिंग पावर बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है टीचर अपने पैसे बढ़ाएगा और आपको वो पैसा पे करना पड़ेगा, आपका एक्सपेंस बढ़ेगा और प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब क्या होगा? हाई स्विचिंग कॉस्ट है। आपने कहा ठीक है टीचर प्राइस बढ़ा रहा है, हम इस टीचर को छोड़ के कोई और सस्ता टीचर ले आते हैं। ये बहुत हाई स्विचिंग कॉस्ट है, बात आप याद रखिएगा। कैसे? रिप्लेस अ वेल नोन टीचर विद अ लेसर नोन कैन अफेक्ट कॉलेज रेपुटेशन। अबे यार तुम्हें पता चला वहां पे वो वाले टीचर चले गए। कैसे बच्चे बात करते हैं? क्योंकि जो वेल नोन टीचर होता है एक तो उसके बारे में सबको पता होता है, बात समझ में आई? और उसका छोड़ के जाना कॉलेज के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है ना? अब डिफिकल्ट टू रिटेन स्टूडेंट, स्टूडेंट भी ऊपर नीचे हो गए कि यार अरे यार वो वाले टीचर, दो तीन टीचर जो हमारे मेन थे वही चले गए यार, वो कहाँ चले गए? वो वहीं पे चले गए, उसी उन्हीं कॉलेज में चले गए। और जाहिर सी बात है अच्छा टीचर है, मेहनत, तो टीचर जो भी अच्छा होता है, आपने ब्रांड नेम सुना है ना, ये मेहनत करके इन्होंने नाम बनाया हुआ है, रिजल्ट प्रोड्यूस किए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है अगर हमने टीचर को रिप्लेस किया तो ये इश्यूज आना शुरू होंगे। इसका मतलब है इस इंडस्ट्री में सप्लायर की पावर ज्यादा है। अब आप बात करते हैं कस्टमर की, यानी कि आप लोगों की, बच्चों की। आपको पता है फ्यू टॉप ए लेवल्स कॉलेज, स्टैब्लिश टॉप, सही ना, जिनका नाम बना हुआ है, जिनका ब्रांड नेम बना हुआ है। इसका मतलब है जितना ब्रांड नेम बना हुआ है उतनी बच्चों के हाथ में बार्गेनिंग पावर क्या होगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब है अगर मैं कॉलेज स्टार्ट करने जा रहा हूं तो मेरी तो रेपुटेशन नहीं बनी हुई ना इतनी। इसका मतलब क्या हुआ? इन दिस सिनेरियो बच्चों की बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी, वो ज्यादा डिस्काउंट मांगेंगे, ज्यादा स्कॉलरशिप मांगेंगे। सही है ना? इस इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में अगर मैं अपना ए लेवल्स कॉलेज आना चाह रहा हूं, वहां पे जाहिर सी बात है मेरा नाम अभी स्टैब्लिश नहीं हुआ तो वहां पे उस टाइम पे बच्चों की बार्गेनिंग पावर ज्यादा है। ठीक है ना? अब स्विचिंग कॉस्ट की बात करते हैं, यानी कि आपने एएस किसी और कॉलेज से किया है और आप A2 और कॉलेज से कर रहे हैं। ये आसान ट्रांजिशन नहीं है बेटा, बात समझ में आई? यानी कि मैं जिस इंडस्ट्री में जा रहा हूं, अगर मैं अपना ए लेवल्स कॉलेज खोलना चाह रहा हूं, तो मैंने कहा यार बच्चा अगर आ गया मेरे पास एएस में तो चांसेस है वो ज्यादातर बच्चे A2 जरूर करेंगे, और यही ऐसा होता है। क्यों? अगर आपने एएस किसी एक कॉलेज से किया और A2 किसी दूसरे कॉलेज से कर रहे हैं, पहली बात है ये वाली एडमिशन फीस आपकी वेस्ट हो गई, यहां पे भी आपको एडमिशन फीस देनी पड़ेगी 1.5-2 लाख रुपए, तो क्या अच्छी अमाउंट है। फिर यूनिफॉर्म लेना पड़ेगा, सही है ना? अब ये बच्चा कहता है यार छोड़ यार इतना नहीं कर रहे, ठीक है। इसलिए देखें मेजॉरिटी बच्चे जो एएस के होते हैं वो A2 कंटिन्यू करते हैं। तो इसका मतलब है हाई स्विचिंग कॉस्ट का मतलब है अब इस सिचुएशन में कौन पावरफुल हो गया? कॉलेज पावरफुल हो गया। जितनी स्विचिंग कॉस्ट चेंज करना आसान होगा उतना कॉलेज के लिए मुश्किल है और बच्चों के लिए आसानी है। ठीक है? थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट। अब ए लेवल्स कॉलेजेस का सब्सिट्यूट्स क्या हो सकते हैं? आईबी हो सकता है, इंटर हो सकता है, फाउंडेशन हो सकता है। लेकिन ये कोई स्ट्रॉन्ग सब्सिट्यूट नहीं है क्योंकि मेजॉरिटी बच्चा जो है वो ए लेवल्स को ही ऑप्ट करता है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो आईबी जाते हैं, जो इंटर जाते हैं, जो फाउंडेशन जाते हैं, जो मैं ओ लेवल से, जिन्होंने ओ लेवल्स किया हुआ होता है। तो नॉर्मली स्टूडेंट डू नॉट कंसिडर दीज। इसका मतलब क्या है? लेस थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट है, ये बेनिफिशियल हो गया कॉलेज के लिए। तो माइकल पोर्टर जो है वो एक पूरा ये एनालिसिस करता है, इससे आपको बहुत जबरदस्त पता चल जाएगा किसी भी इंडस्ट्री के बारे में कि आपको उसमें एंटर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या किसी भी इंडस्ट्री का जो करंट एनवायरनमेंट है ना वो आपके सामने आ जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, अगर मैं इसमें जाऊंगा तो मुझे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या मेरी स्ट्रेंथ बन सकती है, मुझे क्या फायदा हो सकता है। ये पूरा मॉडल आपका है माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।